और ये अवयव और अवयवी का प्रसंग जो है आपको भी परेशान किया हुआ है। क्यों जी, आप लोगों को भी परेशान किया है ना कई जगह पर। अब एक प्रश्न किया जा रहा है प्रश्नकर्ता के द्वारा। अभी अवयवी और अवयव का प्रसंग पूरा नहीं हुआ। प्रश्नकर्ता कहता है सर्व अग्रहणम अवयवी असिद्धे इति प्रत्यवस्थितो अपि एतदाह। पीछे सिद्धांती ने एक बात कही थी 35वें दूसरे पहले आणविक के 35वें सूत्र में एक बात कही, यदि आप अवयवी को नहीं मानोगे तो सबका ग्रहण नहीं हो पाएगा। सर्वाग्रहणम अवयवी असिद्धे, ये वहां पर कहा था और वहां सिद्ध कर दिया था। तो कहते हैं सर्वाग्रहणम अवयवी असिद्धे इति, इस सूत्र के माध्यम से प्रत्यवस्थिता, प्रश्नकर्ता के सिद्धांत को खंडित करने के बाद भी एतदाह, फिर भी वो अपनी बात को रख रहा है। प्रश्नकर्ता की बात को खंडित कर दिया था सर्वाग्रहणम अवयवी असिद्धे इस सूत्र के द्वारा। आप सबको स्मरण आ रहा है। फिर भी प्रश्नकर्ता अड़ा हुआ है कि अवयवी नहीं होता है। अब वो एक उदाहरण दे रहा है सूत्र के माध्यम से। क्या उदाहरण दे रहा है? केश समूहे तैमिरिकोपलब्धिवत् तदुपलब्धि। वो कहता है तैमिरिका, तैमिरिका उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको आंध्य रोग हो, अर्थात मोतियाबिंद आजकल की भाषा में कहते हैं। मोतियाबिंद जो है आजकल की भाषा में, जिसको मोतियाबिंद हो उस आदमी को बाल का एक केश दिखाई नहीं देता। बालों में एक बाल का एक केश, एक बाल उसको दिखाई नहीं देता है क्योंकि मोतियाबिंद रोग है। लेकिन उसी आदमी को पूरा का पूरा बाल का झुंड दिखा दो तो दिखाई देता है। कहता है तैमिरिका, जो मोतियाबिंद रोगी व्यक्ति है उसको एक बाल जैसे दिखता नहीं है, लेकिन केश समूह है, बालों का समूह झुंड दिखाई देता है। जैसे एक बाल दिखाई नहीं देता है और बालों का समूह दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार तद्वत, उसी के अनुसार तदुपलब्धि, उस अवयवों का झुंड भी उपलब्ध हो जाएगा। एक अवयव तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन सारे अवयव इकट्ठे रहेंगे तो दिखाई देंगे। ऐसा समझ लेना आप। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। अवयवी को मानने की कोई जरूरत नहीं। एक इकाई, एक वस्तु, एक अवयवी, एक व्यक्ति, इसको मानने की जरूरत नहीं। क्यों? जैसे बालों में से एक बाल दिखाई नहीं देता है, हा? किसको? मोतियाबिंद वाले को। लेकिन उसी आदमी को सारे बाल इकट्ठा करके दिखा दें तो उसको दिखाई देता है। वैसे ही मिट्टी का एक कण दिखाई नहीं देगा, लेकिन मिट्टी के अनेक कणों को इकट्ठा रखेंगे तो दिखाई देगा। फिर अवयवी को मानने की कोई आवश्यकता नहीं। ये प्रश्नकर्ता का कहना है। सूत्र का अभिप्राय स्पष्ट हो गया सब लोगों को? अब इसका भाष्य करके समझा रहे हैं सूत्र को ही। यथा एकैकः केशः तैमिरिकेन न उपलभ्यते। जैसे एक एक बाल तिमिर रोग वाले व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। केश समूहस्तु उपलभ्यते, लेकिन बालों का समुदाय उसके सामने रख दो तो उसको उपलभ्यते, उसको दिखाई देता है। तथा उसी प्रकार से एको अणु न उपलभ्यते, एक परमाणु बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अणु संचय
स्तु उपलभ्यते, लेकिन सारे परमाणुओं को इकट्ठा कर दो तो दिखाई देगा। तदिदम अनुसमूह विषयम ग्रहणमिति, तो वह यह हमारा ये उदाहरण जो है अणुओं के समुदाय जो है वो ग्रहण होता है, अर्थात दिखाई देता है। एक परमाणु भले नहीं दिखाई दे, लेकिन सब इकट्ठा झुंड के रूप में आ जाए तो ग्रहण हो जाता है, अर्थात दिखाई देता है। ये हमारा सिद्धांत है, ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। स्पष्ट हो गया जी सब लोगों को? प्रश्नकर्ता का प्रश्न समझ में आ गया? अब इसका समाधान सिद्धांती करेंगे। वो कहते हैं स्व विषय अनतिक्रमेण इंद्रियस्य पटु मंद भावात् विषय ग्रहणस्य तथा भावो न विषय प्रवृत्ति। स्व विषय अनतिक्रमेण इंद्रियस्य, इंद्रियस्य ये जो इंद्रिय है, इस इंद्रिय का एक स्वभाव है क्या? स्व विषय अनतिक्रमेण, अपने विषय का अतिक्रमण नहीं करता या नहीं करती। इंद्रिय का अपना स्वभाव है, अपने विषय का अतिक्रमण नहीं करती इंद्रिय। अर्थात अब आंख है, आंख का क्या काम है? रूप को देखना। अब आंख जो है रूप देखना बंद कर दे, ऐसा अतिक्रमण नहीं कर सकता अपने विषय का। लेकिन इंद्रिय में एक ये भी सामर्थ्य है क्या? कभी तो बड़ी तीव्रता से अच्छी तरह किसी रूप को देख पाता है, और कभी उस रूप में उस रूप को नहीं देख पाता है। तो कभी पटु के रूप में, पटु का मतलब है वो रूप एकदम तेज दिखाई देता है, कभी उसको तेज नहीं दिखा देता, कमजोर दिखाई देता है, उसको मंद कहते हैं। इंद्रिय अपने विषय का अतिक्रमण तो नहीं करता है, लेकिन कभी तेज देखती है और कभी मंद देखती है। और विषय ग्रहण से तथा भाव, और विषय का दिखना भी वैसे ही होता है। जब वो तेज रूप से देखती है इंद्रिय, आंख जो है सटीक रूप से बढ़िया देख रही है, तो उसके अंदर पटुता है, अर्थात तेज है, यानी इंद्रिय जो है बिल्कुल एकदम नई, जैसे टार्च होता है ना, टार्च एकदम नया है तो उसके अंदर तेज ज्यादा है, प्रकाश ज्यादा है। और पुराना टार्च है तो उसके अंदर तेज कम है, मंद है, अर्थात प्रकाश कम है उसका। तो अधिक प्रकाश में वस्तु कैसे दिखाई देती है? अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। कम प्रकाश में वस्तु कैसे दिखाई देगी? उजला उजला दिखाई देगा। तो जैसे इंद्रिय अपने विषय का अतिक्रमण नहीं करती है, लेकिन इंद्रिय अगर तीव्र है तो विषय का ग्रहण भी वैसा ही होगा, उसका भी तीव्र ग्रहण होगा, अर्थात स्पष्ट ग्रहण होगा। यदि इंद्रिय जो है मंद हो गई है तो विषय का ग्रहण भी मंद हो जाएगा। न अविषय प्रवृत्ति, इंद्रिय जो है अपने विषय से अलग विषय में प्रवृत्त नहीं होती। अर्थात आंख जो है बढ़िया है तो विषय भी बढ़िया दिखाई देगा। आंख में सामर्थ्य कम हो गया तो विषय भी कम दिखाई देगा। जैसे किसी की आंख कमजोर होती है तभी तो चश्मा हम लगाते हैं। पास में जो है कम दिखाई देने लगा, यानी अक्षर जो है अभी समझ में नहीं आ रहे, इसका मतलब है आंख की जो शक्ति है उसका जो तेज है वो कम हो गई। तो कम होते ही अक्षर जो है दिखना कम हो जाएंगे। अगर आंख तेज है तो चश्मा पहनने की जरूरत नहीं है, पास में से भी अक्षरों को ठीक से देखेंगे। जैसे दूर की, किसी को दूर की होती है कमी और किसी को पास की होती है। तो जब इंद्री जो है आंख से हम जब अक्षरों को देख रहे हैं
तो आंख ठीक है तो अक्षर ठीक दिखाई दे रहे हैं, आंख में कमी है तो अक्षरों में भी कमी दिखाई दे रही। तो इंद्री के अपने विषय का अतिक्रमण नहीं करता था। आंख जो है रूप को छोड़ करके गंध को ग्रहण करने लगे, आंख ऐसा तो नहीं कर सकती है। अपने विषय का अतिक्रमण न करते हुए अपने तीव्र भाव से या मंद भाव से प्रवृत्त होती है। तो विषय का ग्रहण भी तथा भाव, विषय का ग्रहण भी यानी विषय का बोध, विषय का ज्ञान भी तीव्र और मंद होता है। इससे क्या पता लग रहा है? अविषय न प्रवृत्ति, इंद्रिय की जो है बिना विषय की प्रवृत्ति नहीं होती है। अर्थात आंख का विषय गंध नहीं है, लेकिन उसमें भी वो प्रवृत्त होकर के गंध को समझने लगे आंख, ऐसा नहीं कर सकती। स्पष्ट हो गई थी? इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगेगा जिसका जो विषय होता है उसको उसी से जाना जाता है, और जिसका जो विषय नहीं होता है आप कितना ही लाख कोशिश करो उससे आप जान नहीं सकते। आंख बहुत तेज है जी, अब आंख से गंध तेज है इसलिए आंख से गंध का भी पता लगे, अब कोशिश करते रहे ना, कभी नहीं पता लगेगा आंख से गंध। स्पष्ट हो रहा है सबको? अब ये बता करके समाधान करेंगे इस 13वें सूत्र का। सूत्रार्थ सबको समझ में आ गया? अब भाष्य को देखिएगा। यथा विषयम इंद्रियाणां पटु मंद भावात् विषय ग्रहणानां पटु मंद भावो भवति। सूत्रार्थ को भाष्यकार ने इस रूप में स्पष्ट कर दिया है। यथा विषयम इंद्रियाणां, इंद्रियों का जो जो विषय होता है, भाई आंख का विषय रूप है, नाक का विषय गंध है, जीवा का विषय रस है, त्वचा का विषय स्पर्श है, कान का विषय शब्द है। तो यथा विषयम इंद्रियाणाम, जिस इंद्रिय का जो जो विषय है उन विषयों का पटु मंद भावात, यदि इंद्रिय पटु है अर्थात तेज है तो विषय का ग्रहण भी तेज हो जाएगा। यदि इंद्रिय में कमजोरी है तो उसका मंद भाव से विषय का ज्ञान भी मंद हो जाएगा। ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो गया जी? चक्षु खलु प्रकृष्यमान, उसी को खोल करके समझा रहे हैं। चक्षु खलु प्रकृष्यमानम न अविषयम गंधम गृह्णाति। चक्षु का मतलब आंख, प्रकृष्यमान, प्रकृष्यमानम का मतलब है तेज दृष्टि। आंख में तेज दृष्टि है तो क्या आंख गंध को, गंध रूपी विषय को ग्रहण कर सकती है? तो कहते हैं नहीं कर सकती है। आंख में कितना ही तेज दृष्टि हो, उस आंख का जो विषय नहीं है गंध, उसको न गृह्णाति, ग्रहण कभी नहीं कर सकती। यहां तक स्पष्ट हो गया? अगली बात, निकृष्यमानम च, यदि आंख कमजोर है, निकृष्यमानम का मतलब है कमजोर है, तो न स्व विषयात प्रच्यवती, अपने विषय से वो अलग हो जाती हो आंख, ऐसा भी नहीं है। अर्थात अब वो आंख रूप का ग्रहण नहीं कर सकती, ऐसा तो होगा नहीं। भाई मंद है तो मंद ग्रहण करेगी, तीव्र है तो तीव्र ग्रहण करेगी, पर अपने विषय से अलग तो नहीं हो सकता। अब आंख जो है मंद तो हो गई, अब वो रूप को ग्रहण नहीं कर सकती, ऐसा तो है ही नहीं। अंधा हो जाए अलग बात है, अंधा की बात नहीं बोला जा रहा है। भाई दृष्टि कमजोर हो गई तो कमजोर रूप में दिखाई देगी, पर दिखाएगी जरूर आंख, चाहे वो तेज रूप से दिखाई दे या मंद रूप से दिखाई दे, अर्थात अपने विषय को ही दिखाती है, ये इसका अभिप्राय है। सो अयम, तो इस प्रकार अयम तैमेरिकः, ये जो मोतिया बिंदु वाला व्यक्ति है, तैमेरिक कहते हैं मोतिया बिंदु वाला, कश्चित चक्षु विषयम केशम न गृह्णाति, कश्चित चक्षु विषयम, जो आंख का विषय बन रहा है, कौन? बाल, उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है, लेकिन कश्चित गृह्णाति, किसी को तो देख रहा है, अर्थात किसको?
केशों के समुदाय को, बालों के समुदाय को, बालों के झुंड को देख रहा है। उभयम ही तैमिरिकेन चक्षुषा गृह्यते, और इन दोनों को वो अपनी आंख से देख रहा है। मोतिया बिंद वाला एक बाल को नहीं देख पा रहा है और एक समुदाय को देख पा रहा है। उभयम ही, दोनों को ही इस मोतिया बिंदु वाले व्यक्ति के द्वारा आंख से ही देखा जा रहा है। अर्थात मेरी आंख एक बाल को नहीं देख पा रही, ये देख भी वही रहा है, और मेरी आंख बालों के झुंड को देख रहा है, ये देखना भी वही कर रहा है। हो गया ना उभयम? यहां तक स्पष्ट हो गया जी सब लोगों को? अब इस उदाहरण को देकर के, इस सूत्र को देकर के क्या समझाना चाह रहे हैं वो समझाना प्रारंभ हो रहा है, उसको समझ लीजिएगा। परमाणु वस्तु अतीन्द्रिया, अर्थात इंद्रिय अविषय भूता। परमाणु जो है अतीन्द्रिय कहलाते हैं। ये पढ़ करके आए, आप लोगों को याद है? परमाणु जो है इंद्रियों से न दिखने वाले हैं, अर्थात हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां परमाणुओं को दिखा नहीं सकती, इसको कहते अतीन्द्रिय। जैसे क्या हमारी आंखें भगवान को दिखा सकती हैं? क्या हमारे कान भगवान को सुना सकती, भगवान को सुन सकती है? क्या हमारी त्वचा भगवान को छू सकती है? क्या हमारी जो हमारा नाक है ये भगवान को सूंघ सकती है? हमारी जीवा जो है भगवान को चख सकती है? तो आप क्या कहेंगे? नहीं जी, हमारी इंद्रियां भगवान को ग्रहण नहीं कर सकती। तो ऐसे ही परमाणु भी, परमाणुओं को भी इंद्रियां नहीं ग्रहण कर सकती, इसलिए उसको अतीन्द्रिय कहा है। तो परमाणु वस्तु अतीन्द्रिय, परमाणु तो अतीन्द्रिय है, अर्थात इंद्रिय अविषय भूता, इंद्रियों के विषय नहीं बन सकते परमाणु, जैसे भगवान नहीं बनता। न केनचित इंद्रियेण गृह्यन्ते, अर्थात किसी भी इंद्रिय से ये परमाणु गृहित नहीं होते, अर्थात परमाणु को देख अनुभव नहीं कर सकते, उनका ज्ञान नहीं कर सकते। तो समुदितास्तु गृह्यन्ते, और इकट्ठे हो जाएंगे, गृहित होंगे। ये कैसे होगा जी? भाई जब इंद्रिय का विषय ही नहीं है वो, तो चाहे अलग रहे इकट्ठा रहे, इंद्रियों का अविषय ही रहेगा ना। सिद्धांत समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो कह रहे हैं समुदितास्तु गृह्यन्ते इति अविषय प्रवृत्ति इंद्रियस्य प्रसज्येत। जब परमाणु अतीन्द्रिय है, इंद्रियों का विषय नहीं है, वो एक के रूप में रहे या झुंड के रूप में रहे, तो भी इंद्रियां उनको ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि उनका विषय ही नहीं बन सकता। तो आप कह रहे हो इकट्ठा होकर के वो गृहीत होती हैं। इससे एक नया सिद्धांत आकर के निकलेगा कि अपना विषय ना होते हुए भी इंद्रियां झुंड को देख रही है, ये बात आई, और ये बात सिद्धांत को खंडित करेगी। स्पष्ट हो गया सब लोगों को? न जातु अर्थांतरम अनुभ्यो गृह्यते इति, और आपके पक्ष में, अर्थात प्रश्नकर्ता के पक्ष में, इन पर ते खलु इमे सन्निहिता गृह्यमाना, ते खलु इमे परमाणु, ये जो परमाणु है, परमाणु का झुंड है, सन्निहिता जो कि एक झुंड के रूप में है, और एक झुंड के रूप होकर के जब इंद्रियों से दिखाई दे रही हैं, तो इंद्रियों, परमाणुओं का जो स्वरूप है अतीन्द्रियत्व, वो छोड़ देंगे, फिर परमाणुओं को अतीन्द्रिय नहीं कह सकते आप। स्पष्ट हो रहा है सब लोगों को? हाँ, एक माता जी कह रहे हैं
सिर हिला रही है कि समझ में नहीं आया, ठीक है ना? तो समझने का प्रयत्न करिएगा। जब सिद्धांत आपने बनाया है कि परमाणुओं का क्या स्वरूप है, वो अतीन्द्रिय, अर्थात इंद्रियों से दिखाई नहीं देते। अब इकट्ठा होकर के इंद्रियों से दिखाई दे रहे हैं, तो आपने जो सिद्धांत स्थापित किया है परमाणु अतीन्द्रिय, तो परमाणु अतीन्द्रिय नहीं रहे ना भाई। अतीन्द्रिय का मतलब ये है कि इंद्रियों से परमाणु दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे। और आप उन परमाणुओं को इकट्ठा ला करके ये कह रहे हो कि इंद्रियां उसको देखती है। जब इंद्रियां देखती है तो फिर अतीन्द्रिय कहाँ रहा? परमाणुओं का स्वरूप अतीन्द्रिय कैसे रहा? तो फिर उसको आप अतीन्द्रिय नहीं बोल सकते हो आप। जब आपने एक सिद्धांत स्थापित किया है कि परमाणु अतीन्द्रिय है, अर्थात इंद्रियों से दिखाई नहीं देंगे, अब यहां आकर के आप बोलते हो कि परमाणु दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो फिर वो अपने अतीन्द्रियपन से हट गए, वो अपने सिद्धांत से हट गए, ये मानना पड़ेगा आपको। ये सिद्धांत ही कह रहे हैं। अब स्पष्ट हो गया सबको? वियुक्ताश्च अग्रियमाना इंद्रिय विषयत्वं न लभन्ते इति। और वही परमाणु जब वियुक्त हो जाते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, इकट्ठा नहीं रहते हैं, झुंड के रूप में नहीं रहते हैं, तो इंद्रिय विषयत्वं न लभन्ते, फिर इंद्रियों को दिखाई नहीं देते। तो ये कैसे हो जाएगा? यानी इकट्ठा हो जाएंगे तो दिखाई देंगे, और अलग अलग रहेंगे तो नहीं दिखाई देंगे। तो फिर इसको अतीन्द्रिय नहीं कह सकते आप, उसको इंद्रिय कहेंगे। उसको अतीन्द्रिय कैसे बोलोगे आप? इंद्रियों से नहीं दिखाई देते हैं उसको परमाणु कहते हैं, ये सिद्धांत कैसे बोल सकते हो? या तो सिद्धांत बदलो। अगर सिद्धांत है तो वो इकट्ठा रहे या अलग अलग रहे तो भी दिखाई नहीं दे। ये बात स्पष्ट हो गई जी सब लोगों को? स्वयं द्रव्यांतर अनुत्पत्तो अति महान व्याघाता। यदि आप द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं मानोगे, अर्थात अवयवी की उत्पत्ति नहीं मानोगे, तो अति महान व्याघात दोष आएगा, अत्यंत बहुत बड़ा विरोध आएगा। एक और आप उसको अतीन्द्रिय बोल रहे हो और आगे चल करके फिर उन्हीं इंद्रियों से आप दिखा रहे हो उनको, तो विरोध आएगा ना, बहुत बड़ा विरोध आ रहा है। तो इस विरोध का सामना करना पड़ेगा, इस विरोध का आपको उत्तर देना पड़ेगा, और ये इसका उत्तर आपके पास है ही नहीं। इति, इसलिए उपपद्यते द्रव्यांतरम यद ग्रहणस्य विषया, इसलिए आपको ये मानना होगा कि एक द्रव्यांतर अवयवी उत्पन्न होता है जो हमारे इंद्रियों का विषय बनता है। अगर उसको आप नहीं मानोगे तो ये बहुत बड़ा विरोध आएगा। स्पष्ट हो गया जी? अब मैं आपसे पूछूं बहुत बड़ा क्या विरोध आएगा, तो आपका उत्तर ये होगा कि इंद्रियों को अतीन्द्रिय कहते हैं, अर्थात इंद्रियां परमाणुओं को देख नहीं सकती। यानी परमाणुओं में ये सामर्थ्य नहीं है जो इंद्रियां उसको देख सके। स्पष्ट हो गया जी? इसलिए उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। तो ये जो सिद्धांत आपने स्थापित किया है, ये सिद्धांत हमेशा बना रहना चाहिए। कालांतर में आप इस सिद्धांत को बदल करके ये बोलने लग जाओ नहीं जी वो परमाणु इकट्ठे हो जाएंगे तो इंद्रियों से दिखाई देंगे, फिर आपका पहला वाला सिद्धांत खंडित हो जाएगा। अपनी कही हुई बात का खंडन आप नहीं कर सकते, चाहे आप कहो चाहे हम कहें। जब हमने परमाणुओं को अतीन्द्रिय कहा तो आपने मान लिया, मान लिया तो उसको स्थिर रखो। ये विरोध मत करो फिर। इसलिए आपको ये मानना चाहिए
कि अवयवी उत्पन्न होता है और वो ही इंद्रियों का विषय बनता है, और वो अवयवी अवयवों से अलग है। स्पष्ट हो गया जी यहां तक? अब आगे देखिएगा, संचय मात्र विषय चेत, फिर वहीं पर आ गए वो। संचय अर्थात संचय का मतलब इकट्ठा, ये सब इकट्ठा हो जाएंगे तब विषय बन जाता है, ये मतलब इंद्रियों का विषय बन जाता है। ऐसा अगर हम मान ले तो क्या आपत्ति है आपको? आपको एक अलग से अवयवी क्यों मान रहे हो आप? तो कहते ना, नहीं मान सकते। संचयस्य संयोग भावात, जिसको आप संचय कह रहे हैं वो संयोग के कारण से होता है। बिना संयोग से वो संचय, आपका संचय व्यर्थ हो जाएगा। आपका संचय जिसको आप झुंड झुंड कह रहे हो, वो वास्तव में वो केवल झुंड मात्र नहीं है, वो संयोग है। तस्य च अतीन्द्रियस्य अग्राणात् अयुक्तम, फिर भी आप उस संचय को संयोग के रूप में नहीं मानते हो, अर्थात वो संयुक्त हो गया ऐसा नहीं मानते हो, तो फिर अतीन्द्रियस्य, वो परमाणु तो अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय परमाणु का ग्रहण ना होने से, अर्थात अतीन्द्रिय परमाणु का ज्ञान ना होने से संशय संचय ऐसा कह करके आप जो बोल रहे हो वो अयुक्त बात हो जाएगी। आप उसको संचय मात्र नहीं मान सकते, झुंड मात्र नहीं मान सकते। स्पष्ट हो रहा है? ये बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। तस्य च अतीन्द्रियस्य, उस परमाणु के अतीन्द्रिय के होने से, परमाणु तो अतीन्द्रिय है, जब अतीन्द्रिय है तो अतीन्द्रिय वस्तु इंद्रिय से कैसे दिखाई देगी? दिखाई नहीं देगी। और संचय को, झुंड को आप संयुक्त नहीं मानते हो, यानी वो सब मिल गए एक हो गए, ये नहीं मानते हो। तो जब ये नहीं मानते हो तो फिर वो तो अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय होने के कारण से वो आंखों से दिखाई नहीं देगा, यानी इंद्रियों से दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए संचय बोल करके आप अवयवी खंडन नहीं कर सकते, इसलिए आपका कहना अयुक्त है, अनुचित है। हो गए जी यहां तक स्पष्ट? संचय खलु अनेकस्य संयोगः, ये संचय किसको कहते हैं उसको समझा रहे। संचय उसको कहते हैं, अनेक के संयोग को संचय कहते हैं। अनेक मिलकर के जब एक होते हैं तब उसको संयोग कहते हैं। सच गृह्यमान आश्रयो गृह्यते, और वो जो संयोग है वो गृह्यमान आश्रयो गृह्यते, जानने योग्य का आश्रय यदि होगा तभी वो गृहीत होगा। जानने योग्य जो संयोग है ये आश्रय से ही गृहीत होगा, अर्थात वो संयोग परमाणुओं में होगा तभी ही गृहीत हो रहा है। न अतीन्द्रिय आश्रय, वो संयोग अतीन्द्रिय के आश्रित नहीं है। न अतीन्द्रिय आश्रय, जो परमाणु हैं उनमें अगर संयोग नहीं हुआ होगा तो फिर वो दिखाई नहीं देगा वो संयोग। स्पष्ट हो रहा है जी? वही सारी बातें समझ लेना, ये नई बात कोई नहीं बोला जा रहे हैं। जब आप परमाणुओं के झुंड को मिलाओगे नहीं, संयुक्त नहीं करोगे, संयोग नहीं करोगे, तो वो जो संयोग है जिसको संयोग कहते हैं, ये संयोग उसी का दिखता है जब वो एक हो जाते हैं। पीछे बोला हुआ था उसी बात को बोला जा रहा है। तो ये संयोग किस में हो रहा है? परमाणुओं में हो रहा है। अब आप संयोग को ही नहीं मानते हो, तो संयोग नहीं मानते हो तो वो जो झुंड है परमाणुओं का वो भी कैसे दिखाई देगा? तो संयोग के कारण से तो दिखाई देता है, और संयोग को आप मान रहे हो नहीं, तो आपका परमाणु जो है दिखाई नहीं दे सकते क्योंकि वो अतीन्द्रिय है। स्पष्ट हो गया? हाँ, कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं तो मधु जी को नहीं समझ में आया?
स्वामी जी, यदि माने या ना माने, वो तो समूह में है तो दिखाई देने ही चाहिए। आप फिर सारा रामायण सुनकर के कैसे बोल सकते हैं? हाँ? पूरा रामायण आपने इतना सुना है, आप किस आधार पर दिखाई देना मानते हो जी? स्वामी जी, समूह में आने पर इंद्रियों से जिस इंद्रिय का विषय है वो दिखाई देगा, वो तो एक उसका परमाणु नहीं दिखाई देगा। आप नहीं पकड़ पकड़ पाए ना जो कहना चाहते हैं। इसीलिए मैं प्रश्न कर रही हाँ, तो प्रश्न तो समझने का आपको प्रयत्न करना है कि एक नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, उसका उत्तर दीजिए। पहले आपसे मैं बुलवाता हूँ। हूँ। एक तो दिखाई नहीं देता ना, परमाणु क्यों नहीं समूह, दिखाई देगा? वो उसका बहुत। हेतु देना पड़ेगा ना आपको, ना दिखाई देने का कोई कारण बताना पड़ेगा ना। बहुत सूक्ष्म है। अर्थात इंद्री का विषय नहीं, इंद्रिय का। यही सिद्धांत रखोगे जी। ना, इंद्री का विषय नहीं। मतलब एक इंद्री का विषय नहीं है तो अनेक भी इंद्री का विषय नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है स्वामी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिएगा भगवान आंखों से दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, तो मैं 10 भगवानों को लाकर के इकट्ठा खड़ा कर दूं तो क्या दिखाई देगा? अब इस तरह देख लीजिएगा ना भाई, भगवान मान लीजिए भगवान आंख से दिखता नहीं, आप सब माने, मैं कल्पना करो, अभ्युपगम सिद्धांत समझ रहे हैं ना आप लोग? जी। अभ्युपगम सिद्धांत से मैं 1000 भगवान को बना देता हूं, फिर उन सबको इकट्ठा करूंगा तो क्या आंख से दिखाई देगा? नहीं। क्यों? जब वस्तु का स्वरूप आपने न दिखाई देना बनाया है, तो एक रहे चाहे 50 रहे चाहे 1000 रहे, तो क्यों दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देगा। ठीक है। फिर परमाणु को भी ऐसे समझ लो ना। तो ठीक जब है। एक परमाणु का स्वरूप ही है कि वो दिखाई देने वाला नहीं है, तो एक रहे चाहे 1000 रहे, वो क्यों दिखाई देंगे? यही बताना चाह रहे हैं आप। ठीक है जी। जी। तो हाँ, अजीत जी को क्या पूछना है? जी नमस्ते स्वामी जी। जी, यही क्लियर नहीं हुआ कि एक नहीं दिखाई देता तो अनेक भी दिखाई नहीं देते। क्या क्लियर नहीं हुआ वो बताइए। जो अणु को अतीन्द्रिय हमने बता दिए कि वो ग्रहण नहीं होता। हाँ, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि अतीन्द्रिय जो विषय है परमाणु हमें नंगी आंख से नहीं दिखाई देता, लेकिन अणु के रूप में आता है तो वो दिखाई देता है। तो यहाँ ये विरोधाभास जो आपने ईश्वर का दे दिया कि एक ईश्वर दिखाई नहीं देता, चाहे 10 ईश्वर भी ले आकर रखे तो दिखाई नहीं देगा। तो इसमें उसमें संशय हो रहा है कि ये कैसे संभव है। क्या संशय हो रहा है वही तो बताइए ना। यही है कि जो सूक्ष्म है वो तो नहीं दिखाई दिया, एक है। अगर वो अतीन्द्रिय है, एक है, नहीं दिखाई देता, तो 10 भी ले आए या 20 ले आए 50 ले आए, वो भी दिखाई नहीं देता। ये नहीं क्लियर हो रहा है। तो क्यों दिखाई देना चाहिए वो बताओ ना। वो फिर वो दिमाग में जो बातें हैं वो यही है कि एक अति सूक्ष्म है और उसमें कई जुड़ जाएगा तो बड़ा होने के बाद तो दिखना चाहिए, जो स्थूल रूप में आ जाएगा। वो जो स्थूल रूप में वो कौन सी चीज है? जैसे हम इधर उधर भागना नहीं, आप न्याय दर्शन पढ़ रहे हो, याद रखना। मैं आपने कहा एक दिखाई नहीं देता है तो अनेकों को मिलाने पर दिखाई देता, तो अनेकों को मिलाना एक बना करके आप देख रहे हो या अनेक को अनेक रखते हुए देख रहे हो? हम तो अनेक को एक के रूप में देखना चाहते हैं। मतलब वो तो हम ही कहना चाह रहे हैं, हम भी यही तो कहना चाह रहे हैं। अब तक ये रामायण, सारा रामायण किस आधार पर चला है? हम मना थोड़ा कर रहे हैं कि अनेक मिलकर के जब एक बनता है तो नहीं नहीं दिखाई देगा। वो तो कार्य वस्तु बन गए, वो तो दिखाई देगा। आप कार्य वस्तु नहीं मान रहे हो, अनेक को अनेक ही रख रहे हो, कारणों को कारणों के रूप में रख रहे हो, तो फिर दिखाई नहीं देगा। तो यही तो हम कह रहे हैं। जी हो गया क्लियर। यही तो हम कह रहे हैं। जी जी तो धन्यवाद। आपको आपको समस्या कैसे आई है?
आपको नहीं आनी चाहिए थी ये समस्या। इसलिए मैं कहता हूँ जब आप सुने तो ध्यान से सुनेंगे ना, पहली बार ही समझ में आएगा। तो आप थोड़ा सावधानी रख करके ध्यान से सुनिएगा, अपने मन को एकाग्र करिएगा, जो बोला जा रहा है तो आपको पहली बारी में समझ में आएगा। जी धन्यवाद। जी जी जी। तो ये कह रहे हैं सच गृह्यमान आश्रयो गृह्यते न अतीन्द्रिय आश्रय। ये जो संयोग है, ये संयोग जिसमें होता है, हाँ, और संयोग किस में होता है? अवयव में हो रहा है। और आप संयोग को मान नहीं रहे हैं, तो उस संयोग को आश्रय देने वाला है वो कैसे दिखाई देगा? भाई संयोग किस में हो रहा है? अवयवों में हो रहा है, और संयोग को आप मान नहीं रहे हो। जब संयोग को नहीं मान रहे हो तो संयोग का आश्रय जो है उसको कैसे मानोगे? अर्थात संयोग तो कोई है ही नहीं आपके सिद्धांत में। जब संयोग ही नहीं है तो उस संयोग को देने वाले जो परमाणु है वो कैसे दिखाई देंगे? स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? जैसे एक मिट्टी का कण है, दूसरा मिट्टी का कण है, वो सारे मिट्टी के कणों को मिलाकर के मैंने एक लोंदा बना दिया, ठीक है? अब एक लोंदा जो बनाया तो वो एक हो गए ना, तो एक का मतलब संयोग के कारण से ही तो एक बना हुआ। अब वो संयोग को आप मान नहीं रहे हो। जब संयोग को नहीं मान रहे हो तो अब एक नहीं है ना, अनेक है, वो कारण रूप में है। अच्छा, ये तो मिट्टी का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि मिट्टी के कण दिखाई देते हैं एक एक, लेकिन जिसको हम परमाणु कहते हैं वो दिखाई नहीं देंगे। एक रहे या सब इकट्ठा रखो तो भी दिखाई नहीं देंगे। और इकट्ठा रखना अलग है, संयोग अलग है। ये पहले पढ़ चुके हैं आप लोग, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो सकते आज आप यहाँ करके, इतने दिनों से पढ़ करके भी, इतने दिनों से इन सारी बातों को पढ़ करके फिर यहाँ कंफ्यूज नहीं हो सकते। ये याद रखिएगा आप लोग। छोटे बच्चे नहीं है ना आप लोग। छोटे बच्चा होता है ना, वो तो भूल जाता है, उसके अंदर इतना समझ नहीं होता। आप सब दिग्गज हैं, मंझे हुए हैं आप लोग। अब इतने दिनों से सारी बातें समझते हुए आ रहे हैं, फिर यहाँ आकर के वापस वही पहले दिन की बात में चले जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए सावधानी रखिएगा, समझ लीजिएगा। अब विद्यार्थी बन करके पढ़िए इसको। मेरी बात समझ रहे हैं आप सब लोग? और एक बात बोलूं, कोई मनोरंजन तो नहीं चल रहा है ना? आप विद्या पढ़ रहे हो तो विद्यार्थी की तरह पढ़िए, तो आप सावधान रहोगे, समझने का प्रयत्न करोगे, रुचि से पढ़ोगे, तो आपको बहुत आसान होगा समझने में। आप जो पढ़ रहे हैं, अगर विद्यार्थी बन करके पढ़ोगे ना, सब समझ में आएगा। आप विद्यार्थी बन करके पढ़ने की चेष्टा नहीं कर रहे हो। जो नहीं कर रहे मैं उन्हीं की बात बोल रहा हूँ, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए आप मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ना समझने वाली समस्याएं। अपने आप को विद्यार्थी मान करके, एक विद्यार्थी के जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों को ला करके फिर इसको पढ़िएगा, बहुत आसान होगा। फिर भी विद्यार्थी को नहीं समझ में आता है, उसको बताया जाता है, ऐसे नहीं है। इतने बार समझाने के बाद में भी फिर वहीं आकर के आप खड़े हो रहे हो, तो फिर ये गलत बात होगी। ये मेरी दशा को समझ रहे हैं आप लोग? ये तो ऐसा हो गया है जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको घर से बाहर निकल रहा है, उसको पकड़ पकड़ कर करके ला रहे हैं, फिर निकलता जा रहा है। उसको समझाओ कितना ही, फिर भी नहीं समझ रहा है। हाँ? ऐसे बनते जा रहे हैं आप लोग, ये ठीक नहीं है ना। अब मेहनत करिए, आप ये समझने का प्रयत्न करिएगा, मैं एक विद्यार्थी बन करके पढ़ रहा हूँ, ये मान करके पढ़िएगा, बिल्कुल आपको आसान हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो उसके लिए तो बताते ही हैं अध्यापक लोग, इसमें तो कोई बात नहीं है। तो आइए
कह रहे हैं संचय मात्रम विषय इति चेत, यदि इसको हम संचय मानते अर्थात अवयवी नहीं मान रहा, संचय का मतलब इकट्ठा झुंड है और वो झुंड दिखता है, ऐसा अगर हम कहे तो कहते ना, जिसको आप संचय कह रहे हो वो संयोग भावात, वो संयोग के कारण से होता है। तस्य च अतीन्द्रियस्य अग्रहणात् अयुक्तम, और उस संयोग को तो आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, और जब संयोग को स्वीकार नहीं कर रहे हो तो अतीन्द्रियस्य, और जो परमाणु अतीन्द्रिय है उस अतीन्द्रिय परमाणु का ग्रहण नहीं हो सकता, फिर इसलिए ये संचय बोल करके उसको ग्रहण करवा रहे हो, वो अयुक्त है। यहां तक पकड़ में आ गया? आगे देखिएगा, संचय खलु अनेकस्य संयोगा, जिसको हम संचय कहते हैं वो अनेक का संयोग होता है, अनेक मिलकर के जब संयुक्त होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसको संयोग कहते हैं। सच गृह्यमान आश्रयो गृह्यते, गृह्यमान आश्रय, ग्रहण करने योग्य का जो आश्रय है उनके कारण से गृहीत होता है। वो जो संयोग है वो ग्रहण कराने का जो आश्रय है परमाणु, उनके होने पर ही गृहीत होता है, न अतीन्द्रिय आश्रय, अतीन्द्रिय आश्रय वाला नहीं। अर्थात इसको आप इस रूप में भी समझ सकते हैं, सच गृह्यमान आश्रयो गृह्यते, वो जो संयोग जो है, वो जो एक वस्तु है, वो गृह्यमान का मतलब है ग्रहण करने योग्य, ग्रहण करने योग्य के होने पर ही गृहीत होता है, न अतीन्द्रिय आश्रय, और वो संयोग को आप मान नहीं रहे हैं, और बाकी उस का जो आधार जो परमाणु है वो अतीन्द्रिय है, और अतीन्द्रिय जो है वो आश्रय नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो तो दिखाई नहीं देते, और जो दिखाई देने वाले को आप मान नहीं रहे हो, तो फिर कैसे बात बनेगी? कैसे वो दिखाई दे रहा है आपको? वो स्वतः तो दिखाई नहीं देंगे, और जिनके कारण से वो दिखाई देते हैं उसको आप मान नहीं रहे हो, तो फिर वो अतीन्द्रिय कैसे दिखाई देंगे? ये इसका अभिप्राय है। भवती इदम अनेन संयुक्तम, और लोक में होता ही है इदम अनेन संयुक्तम, अरे ये आदमी उस, मतलब ये कहूं, ये घड़ा उस घड़े के साथ मिला हुआ है। एक साथ रखते हैं ना, दो घड़ों को आप एक साथ रखें, आप जोड़ करके, तो आपको पता लगता है ना कि ये घड़ा इस घड़े के साथ मिला हुआ है, ये कपड़ा उस कपड़े के साथ मिला हुआ है, ये कुर्सी उस कुर्सी के साथ मिली हुई है। वो जो प्लास्टिक की कुर्सी होती है ना, एक के ऊपर एक लगा के रखते हो ना आप लोग, तो मिले हुए हैं ना, ये सब चीजें मिली हुई है, नहीं मिली हुई है? जैसे एक कुर्सी दूसरी कुर्सी के साथ मिली हुई है, एक कपड़ा दूसरे कपड़े के साथ मिला हुआ है, एक घड़ा दूसरे घड़े के साथ मिला हुआ, तो ये तो हम संसार में देख रहे हैं ना। इति तस्माद अयुक्तम एतदिति, जब हमको दिखाई दे रहा है तो दो पदार्थ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तभी दिखाई देंगे कि एक एक पदार्थ भी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो दोनों जुड़े हुए हैं, तो उसका संयोग भी दिखाई दे रहा है। भाई एक वस्तु, एक कुर्सी अलग से दिखाई दे रही है, दूसरी कुर्सी भी अलग से दिखाई दे रही है, तो दिखाई देने वालों का संयोग भी दिखाई देगा। स्पष्ट हो गया? अब यहां पर आप देखिएगा, परमाणु दिखाई नहीं देते और वो दोनों मिले नहीं है क्योंकि संयोग को आप मान नहीं रहे, तो वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो इकट्ठा रहे तो भी नहीं दिखाई देंगे क्योंकि संयोग को आपने माना नहीं है। तो संयोग का आश्रय कौन है? परमाणु, और वो दिखाई नहीं दे रहे, और उसके आधार पर जो संयोग उत्पन्न होता है वो संयोग आप मान नहीं रहे,
तो परमाणु अलग अलग रहे, इकट्ठा रहे तो भी दिखाई नहीं देंगे। और जो हम लोक में देख रहे हैं कि एक कुर्सी दूसरी कुर्सी के साथ जुड़ी हुई है, ये कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि ये जो संयोग दिखाई इसलिए दे रहा है, इस संयोग का आश्रय जो दो कुर्सियां हैं वो भी दिखाई नहीं, वो भी दिखाई देती। तो संयोग इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उसका आश्रय दिखाई देते हैं। और संयोग इसलिए नहीं दिखाई देगा, उसका आश्रय भी नहीं दिखाई दे रहे। जिसको झुंड बोल रहे हो ना, वो बात कर रहा हूं। वो झुंड क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि उस झुंड का आश्रय जो है परमाणु, वो भी दिखाई नहीं देते। अब स्पष्ट हो गया आप लोगों को? यही बात यहां पर आ गई। संचय खलु अनेकस्य संयोग के साथ जुड़ जाने पर संयोग को ही संचय कहते। सच गृह्यमान आश्रयो गृह्यते। और वो जो संयोग है, उस संयोग को देने, उस संयोग का जो आधार है, अगर वो गृहीत होते हैं तो संयोग भी गृहीत हो जाएगा। गृह्यमान आश्रयो गृह्यते, अर्थात दिखाई देने वाले का जो आश्रय है वो दिखाई देने पर ही संयोग दिखाई देता है। अगर कोई दिखाई दे रहा है तो उसका आश्रय भी दिखाई दे रहा है, तब दिखाई देगा वो संयोग। न अतीन्द्रिय आश्रय, अतीन्द्रिय आश्रय वाले में ये संभव नहीं। अतीन्द्रिय आश्रय वाले का मतलब है जो परमाणु है वो अतीन्द्रिय है, और वो अतीन्द्रिय होते हुए अब उन सबको झुंड के रूप में रखा है। तो झुंड क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि उसका आश्रय भी नहीं दिखाई देते हैं। ये इसलिए एक बात कही। और भवती इदम अनेन संयुक्तम, दुनिया में ये देखा जाता है, ये वस्तु इस वस्तु के साथ जुड़ी हुई है। तो जब संयोग दिखाई दे रहा है, दो वस्तुएं जुड़े हुए तो उसका संयोग हुआ। तो संयोग दिखाई दे रहा है तो संयोग का आधार भी दिखाई देते हैं। तस्मात् अयुक्तमेतत्, इसलिए आपका ये कथन गलत है कि एक एक दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सब मिलकर के एक जगह आएंगे तो दिखाई देंगे, ये बात गलत है। गृह्यमानस्य च इंद्रियेण विषयस्य आवरणादि अनुपलब्धि कारणम उपलभ्यते। इंद्रिय के द्वारा दिखाई देने वाले वस्तु का, इंद्रिय से दिखाई देने वाले जो वस्तु रूपी जो विषय है, उस विषय का जो दिखाई दे रहा है, आवरणादि अनुपलब्धि, जब किसी वस्तु के दिखाई ना देने के कारण से, आवरण आदि के उपलब्धि के कारण से होता है। ये पहले भी बात आ चुकी है। अर्थात कोई घड़ा आप देखते हो, वो दिखाई देता है घड़ा। अब वो घड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको समझ में आता है कोई आवरण आया हुआ है, उस आवरण के कारण से वो दिखाई नहीं दे रहा है घड़ा। चाहे वो पर्दा लाओ या दीवार लाओ, तो दीवार रूपी आवरण के कारण से वो घड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आवरण को हटा देंगे तो घड़ा दिखाई देता है, और आवरण के आने पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो घड़ा नहीं दिखाई देने के पीछे कारण क्या हुआ है जी? आवरण। ठीक इसी प्रकार से अब परमाणु दिखाई नहीं देता है क्योंकि अतीन्द्रिय के कारण से। अब इकट्ठा भी रहे तो भी नहीं दिखाई देंगे। यहाँ कोई आवरण आदि का कोई प्रश्न ही नहीं है, और यहाँ पर कोई कारण तो है ही नहीं आपके पास में दिखाई देने के पीछे। वहां घड़े के न दिखाई देने के पीछे तो कारण है दीवार। दीवार का हटा दो तो घर के अंदर घड़ा जहां रखा है वो दिखाई देगा। अब घर के बाहर कोई खड़ा हुआ है चोर, उसको कैसे पता लगेगा इस घर के अंदर क्या सामान है?
दरवाजा खोल दो तो पता लग जाएगा, उसको आवरण हटा दो तो उसको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तो कारण दिखते हैं ना, पर वहां तो ऐसा कोई कारण है ही नहीं आपके पास में। वो अलग अलग है तो दिखाई नहीं दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? उसका स्वभाव ही ऐसा है ना दिखाई देने का। तो इकट्ठा भी रहे तो भी नहीं दिखाई देंगे। ये कहना चाह रहे। तस्मात् न इंद्रिय दौर्बल्याद अनुपलब्धि अणुना। भाई इंद्रियों में दुर्बलता है, इंद्रियों में रोग है, इसलिए परमाणु नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं। क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव ही है, क्योंकि वो इंद्रियों से दिखाई नहीं दे सकते। यथा जैसे कि न इंद्रिय दौर्बल्याद चक्षुषा अनुपलब्धि गंधादि नाम। भाई आंख में दुर्बलता है, आंख में मोतियां बिंदी है, आंख में ये खराबी है, इसलिए आंख से सुगंध दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता, उसका विषय ही नहीं है। जो जिसका विषय नहीं है तो वो चाहे आंख में कमजोरी रहे या ना रहे तो भी उसका विषय ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार से परमाणुओं का विषय है। परमाणु जो है इंद्रियों से दिखाई नहीं देंगे, तो वो किसी भी परिस्थिति में रहेंगे। लेकिन जब आप अवयवी मानोगे, कार्य पदार्थ की उत्पत्ति मानोगे, तो संयोग हो गया। और जब संयोग हो गए तो वो अब समुच्चय नहीं है, यानी झुंड नहीं है वहां पर, अब एक हो गया, ये मानना होगा। और एक को नहीं मानोगे तो कभी भी आप नहीं देख सकते। ये सिद्धांत स्थापित किया है यहाँ पर। अब स्पष्ट हो गई जी? अब किसी को बात पूछेगा, मेरे पास 5 मिनट है। जी स्वामी जी प्रणाम जी। जैसे कुर्सियां हमने जो अलग अलग भी दिखाई दे रही हैं, और जब हमने एक दूसरे के ऊपर रख दी तब भी दिखाई दे रही है, लेकिन हम चाहें तो उनको अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो एक एक अलग अलग है। हाँ जी। तो ये जो लास्ट में जो लाइन आपने कही, उसको थोड़ा सा स्पष्ट अगर करेंगे तो बाकी तो समझ आ गया हुआ है। और मैं क्या स्पष्ट कर रहा हूँ माता जी, परमाणु को समझाने के लिए बोला है। भाई कोई वस्तु आप जो संयोग दिख रहा है, तो वो संयोग इसलिए दिख रहा है क्योंकि उस संयोग का आधार है, वो भी दिखते। हाँ जी, ठीक, बिल्कुल समझ में आ गए ना? अब परमाणु पर आ जाइए। परमाणु दिखते ही नहीं है। हाँ जी। और आप संयोग मानते नहीं है, तो आप उन परमाणुओं को अलग अलग रखो, एक पास पास में रखो, तो भी दिखाई नहीं देगा। संयोग ना मानने का यहाँ क्या अर्थ हुआ? कि परमाणु तो अलग अलग है लेकिन आप संयोग मानते नहीं हो, इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब सारा रामायण सुन करके फिर वापस वहीं पहुंच गई माता जी। इस संयोगी तो झगड़ा है। संयोग का मतलब है सब मिलके एक होना, ये तो संयोग है ना। अब दो कुर्सियां अलग अलग हो गई ना, तो एक साथ हमने जोड़ दिया। अब कुर्सी तो खैर आपको एक के रूप में नहीं दिखता है। मैं मान लो मिट्टी को रखता हूँ, अलग अलग मिट्टी के काने हैं, अब मिला करके मैंने एक लोंडा बनाया, लोंडा बना करके एक बना दिया। अब वो अलग अलग नहीं है, एक है। और ये एक किस कारण से? संयोग के कारण से। अब पकड़ स्पष्ट हो गया माता जी? जी वो तो यहाँ जो शब्द आया है संचय, तो संचय आपने बताया कि वो अलग अलग को इकट्ठा कर लो तो संचय हो गया। मतलब सारे अलग अलग हैं लेकिन इकट्ठे रख दिए, इसलिए वो संचय। वो प्रश्नकर्ता कह रहा है वो संयोग को मान ही नहीं रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक, धन्यवाद। समझ में आया? अब क्यों समझ में आया? क्योंकि आप एकाग्र नहीं है। एकाग्र नहीं का मतलब जो बात बताई जा रही है उसको समझने के लिए सारी बुद्धि, सारा मन एकदम एक टक करके लगाना पड़ता है। जैसे सब्जी बनाते समय लगाते, जैसे कपड़े तय करते समय, नोटों को गिनते समय, जैसे और कामों को हम करते हैं ना,
वहां पर जैसे हम एकाग्र एकदम तन करके रहते हैं तो उसको हम वहां भूल नहीं करते, समझते हैं। तो ऐसे ही इसको समझना है। ठीक है जी माता, ये केवल माता जी की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। जी 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 जी। मेरे लिए भी कहें तो मुझे नहीं क्या कोई बुरा नहीं। और किसी को पूछना है कुछ बात? चलिए मैं आप सबको विद्यार्थी बना रहा हूँ धीरे धीरे। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। शांति शांति शांति। हाँ, एक बात और है कि कल अवकाश है, अष्टमी है, तो कल बंद रहेगी कक्षा। कल कक्षा बंद रहेगी। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते स्वामी जी।